हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम विथ फार्मा क्लासेस। आज का हमारा थ्योरी लेक्चर रहेगा डायबिटीज़ पे। तो डायबिटीज़ के बारे में आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर बताया जाएगा। इसकी दवाएं सब आपको डिटेल में स्टडी कराई जाएगी। तो फर्स्ट होता है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो आपको मेनली पता होगा आपकी कितने टाइप की डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ आर टू टाइप्स की आपकी डायबिटीज़ होती है, जिसमें आपकी डायबिटीज़ आती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस। तो फर्स्ट देखते हैं अपन डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस इज ए रेयर कंडीशन टू मेक यू हैव ए इंटेंस थर्स्ट, यानी कि आपको क्या लगेगी, बहुत प्यास लगेगी। ठीक है, इंटेंस थर्स्ट एंड कॉज यूर बॉडी टू मेक ए लॉट ऑफ कलरलेस ऑर्डरलेस यूरिन, यानी कि आपका क्या होगा, आपके यूरिन के अंदर ना कोई कलर आएगा। ठीक है, यानी कि वाटर जैसा आपका यूरिन रहेगा और ना ही उसमें कोई स्मेल होगी। जो यूरिन का कलर होता है, जैसे पेल पेल येलो आपका यूरिन का कलर होता है, और उसकी जो ऑर्डर होती है, स्मेल होती है, वो इसमें नहीं आएगी। दिस द मेन टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस इंक्लूड सेंट्रल, यानी कि आपको क्या होगा, सेंट्रल नेफ्रोजेनिक एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड। ठीक है, तो कितने तरह का होगा आपका, मेनली प्रेगनेंसी रिलेटेड होगा आपका। ठीक है, आपका सेंट्रल होगा और आपका नेफ्रोजेनिक। तो इसको अगर आपसे कोई पूछे तो कितने तरह का मेनली होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूरोजेनिक, और दूसरा आपको क्या हो गया, नेफ्रोजेनिक। आपसे अगर कोई पूछता है तो डायबिटीज इंसिपिडस किस टाइप का डिसऑर्डर होता है, न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर होता है और आपका नेफ्रोजेनिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका लिखा फर्स्ट सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस दिस टाइप व्हेन डैमेज टू यूर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट होता है आपका, ब्रेन का। किसका पार्ट होता है आपका, ब्रेन का। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हाउ your body makes or release hormones called vasopressin। तो आपका जो वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होता है, कौन सी ग्लैंड से होता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। दो लोब होते हैं मेनली। ठीक है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो पीछे वाली लोब से आपका ये रिलीज होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन टेल्स योर किडनी टू होल्ड ऑन टू वाटर विच मेक्स योर यूरिन मोर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसीलिए वैसोप्रेसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपका कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसे बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, काम कैसे करता है वैसोप्रेसिन, तो आपका जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है, आपका नेफ्रॉन जैसे इस टाइप का आपका, इस टाइप से आपका नेफ्रॉन, जैसे ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होगी। तो आपका ये जो होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, एक तो ये यहाँ पे काम करता है, यानी कि आपकी इस डक्ट पे, और एक आपकी इस डक्ट पे। ये आपका नेफ्रॉन हो गया, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल हो गया, लूप ऑफ हैंडले हो गया। ठीक है, तो आपके पूछे तो साइड थर्ड और साइड फोर, ये साइड फोर बोलते हैं इसको, इसको साइड थर्ड बोलते हैं। इसको आप लूप ऑफ हैंडले हो गया, ये आपका पीसीटी, डीसीटी और ये आपका सीडी। तो ये आपकी डीसीटी और सीडी पे काम करता है। यहाँ से क्या करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करवाने का काम कौन करता है, आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन। जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो वाटर का सिक्रेशन ज़्यादा होगा यूरिन के अंदर, इसीलिए आपका जो यूरिन आता है ना उसमें कोई ऑर्डर होता है ना उसमें कोई कलर होता है, यानी कि आपकी बॉडी से क्या ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, वाटरी कंटेंट। तो जब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, बट इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें जो आपका शुगर का लेवल होता है ना, शुगर का लेवल आपका इंक्रीज नहीं होता। इसमें आपका ओनली आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको ज़्यादा यूरिन आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके कौन से हार्मोन की कमी से होता है, आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। कहाँ से रिलीज होता है आपका, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी लोब से, पोस्टीरियर लोब से आपका रिलीज होता है। अगला आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। दिस व्हेन योर किडनीज डज नॉट रेस्पॉन्ड टू वैसोप्रेसिन एंड टेक टू मच फ्लूइड फ्रॉम प्योर ब्लड स्ट्रीम, यानी कि आपकी ब्लड स्ट्रीम से कितना, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट रिलीज कर देगी। कैसे रिलीज करेगी, मैंने आपको मैकेनिज्म बताई यहाँ पे। तो ये साइड थर्ड और साइड फोर्थ, ठीक है, इन पे आपका वैसोप्रेसिन काम करता है। अगर यहाँ वैसोप्रेसिन काम नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे वैसोप्रेसिन आपका काम नहीं कर रहा, तो क्या दिक्कत आएगी कि वो जो यूरिन, जो एक्स्ट्रा आपका वाटर जा रहा था यूरिन के अंदर, ठीक है, वो उसको रोक नहीं पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी बॉडी, तो जिसकी वजह से आपका सिक्रेशन बढ़ जाएगा यूरिन का। ठीक है, थर्ड होता है गेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये डायबिटीज कब होती है, ये नॉर्मल में नहीं होती है, जब आपकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है। ठीक है, यू गेट दिस टाइप ओनली ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी के अंदर कुछ फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि उनको बहुत ज़्यादा यूरिन लगता है। क्यों आता है उनको बहुत ज़्यादा यूरिन? क्योंकि नॉर्मल प्लेसेंट का क्या काम होता है, प्लेसेंटा का आपका काम होता है कि वो आपके जो अंदर फीटस है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी, ठीक है, ये उसका काम होता है। बट क्या करती है, कुछ एंजाइम्स से प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं जो किसको ब्रेक डाउन कर देंगे, जो आपके वैसोप्रेसिन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका वैसोप्रेसिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको रोक देगी, जिसकी वजह से आप फीमेल्स की बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, 3 टाइप का आपको डायबिटीज इंसिपिडस के बताए। ओके, तो इस तरह से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, जैसे ही फिर डिलीवरी हो जाती है तो वो आपका नॉर्मल हो जाता है। अगर फिर दोबारा से उसको डिलीवरी, दोबारा से अगर वो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वापस से इस डायबिटीज़ के आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, इसमें आपको आपके आते हैं डेस्मोप्रेसिन। क्या आता है इसका ट्रीटमेंट में? डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। ये डेस्मोप्रेसिन क्या करता है आपका, इसको आपको दिया जाता है नेजल रूट से, नेजल रूट से दिया जाता है। जब इसको नेजल रूट से आप देंगे तो उस पेशेंट में क्या होगा, उसमें आपके वैसोप्रेसिन बॉडी के अंदर वैसोप्रेसिन की तरह ही काम करेगा। और वो कौन सी साइड पे जाके काम करेगा, ये आपको क्या बताया था, आपको बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। इस तरह से आपका ये नेफ्रॉन था, तो ये आपके नेफ्रॉन के साइड 3rd और साइड 4 पे काम कर रहा था। ये आगे जाके किस में जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे जाके ये जो आपका वैसोप्रेसिन है यहाँ पे, और आपकी कलेक्टिंग डक्ट यानी साइड 4 पे जाके एक्शन शो करेगा, जिससे क्या होगा, आपका यूरिन वापस से यूरिन के अंदर जो वाटर कंटेंट था वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे एब्जॉर्ब होगा तो यूरिन आपका क्या होगा, कंसंट्रेट होने लग जाएगा। ओके, तो आपको इस प्रॉब्लम से रिलैक्स मिलेगा। लेकिन मेनली ये डायबिटीज़ कितने परसेंट लोगों में होती है, आपके 10% लोगों में होती है। टोटल जितना टाइप का डायबिटीज़ होता है 10% लोगों में होती है। ये बाई बर्थ डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें, इस डायबिटीज़ में आपको कि ये जैसे ही आपका किससे, या तो आपका हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि आपके न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, उससे होगा। या आपके क्या होगा, जो आपकी किडनी है वो किसके प्रति रेस्पॉन्स नहीं शो करेगी, वैसोप्रेसिन के। यानी कि इसको अगर आपसे क्वेश्चन सीधा इसमें पूछा जाता है कि न्यूरोजेनिक एंड नेफ्रोजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। आपको क्वेश्चन आया कि डायबिटीज इंसिपिडस किस टाइप का डिसऑर्डर है, उसमें ऑप्शन में मिलेगा न्यूरोजेनिक, नेफ्रोजेनिक, ठीक है, या बोथ। तो आप किस पे टिक करेंगे, बोथ पे टिक करेंगे, क्योंकि ये आपका न्यूरॉन से भी होता है और नेफ्रोजेनिक भी होता है। न्यूरॉन से कैसे होगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, और नेफ्रॉन कैसे होगा, आपकी किडनी। तो इस तरह न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। आ गया समझ में? सिंपल डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इंसिपिडस में क्या होगा, सिंपल सा है बिल्कुल। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है आपका कि इसमें जो आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। कौन सा हार्मोन बोला जाता है इसको, एंटी डायूरेटिक, यानी कि आपकी यूरिन को क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेट कर रहा है यूरिन का। तो ये कम होगा तो आपका यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत सारा वाटर कंटेंट उसमें से बॉडी से आपका निकलता जाता है। अगला हम पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। अगला क्या है आपका, डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है आपका, डायबिटीज मेलाइटिस इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज। करेक्ट, करेक्टराइज क्या होता है, इसमें क्या बढ़ता है आपका बॉडी का, हाई ब्लड शुगर होता है। क्या होता है इसमें आपका, हाई ब्लड शुगर। इसी को दूसरा नाम भी बोला जाता है, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन बोला जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कौन से, किसका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स का। ये किसका डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसको क्या भी बोल सकते हैं हम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसमें क्या बढ़ती है आपका, शुगर लेवल बढ़ता है, किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। ओके, इट occurs when your body cannot produce enough insulin, ठीक है। या तो आपकी बॉडी किस लिए बढ़ेगा, या तो आपकी बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन को प्रॉपर जितना इंसुलिन आपकी बॉडी को जितना रिलीज नहीं कर पा रही, या क्या कर रही है कि वो उसके जो इंसुलिन है उसको उसकी सेल्स यानी आपकी बॉडी सेल्स उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही है। ओके, यानी कि आपका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से आपको डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज मेलाइटिस आर 2 टाइप्स। फर्स्ट आता है आपका टाइप 1, ठीक है, डायबिटीज
टाइप 1 यानी कि टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है कई बार आपसे। सीधा ऑप्शन आता है या तो आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप ऑप्शन में टाइप फर्स्ट। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइप फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है टाइप फर्स्ट डायबिटीज से कि ऑटो इम्यून डिजीज। आपसे 2-4 डिजीज दे दी, उसमें से पूछा कि ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, टाइप फर्स्ट डायबिटीज ऑटो इम्यून डिजीज होती है। कैसे होती है आपका, कि आपका जो पैनक्रियाज होता है, कि आपका पैनक्रियाज, तो एक क्वेश्चन सीधा पैनक्रियाज आता है कि पैनक्रियाज किस टाइप की ग्लैंड है, तो इसको बोला जाता है मिक्स ग्लैंड। कौन सी, मिक्स ग्लैंड। इसका मतलब क्या, इसका कुछ पार्ट क्या होता है एंडोक्राइन, ठीक है, और कुछ क्या होता है आपका एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, आपकी ग्लैंड्स के टाइप होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है कि आपका जो सिक्रेशन होता है ग्लैंड का, ठीक है, आपका जो ग्लैंड का सिक्रेशन होता है वो डायरेक्ट किस में छोड़ दिया जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में। उनको क्या बोला जाता है, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। डायरेक्ट सिक्रेशन किस में छोड़ा जाएगा, आपके ब्लड के अंदर। और अगर किसी डक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, डक्ट यानी किसी पाइपलाइन के थ्रू आपका ग्लैंड वो ब्लड के अंदर छोड़ा जाएगा, तो वो क्या होगी, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका टाइप फर्स्ट डायबिटीज में, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। क्या होता है इसमें, जो आपके पैनक्रियाज के अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ओके, तो उस पेशेंट को कौन सा हो जाएगा, आपका टाइप फर्स्ट डायबिटीज हो जाता है उसको। ओके, तो आपसे इसमें क्वेश्चन कौन सा बना, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, दूसरा क्या बना आपका ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है। किससे होता है आपका, जो आपका क्या होता है ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें आपके जो पैनक्रियाज की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, या क्या होता है जो पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है ना, जो इंसुलिन रिलीज होता है उसको आपकी बॉडी क्या मान लेती है, एंटीजन मान लेती है, और उसके खिलाफ क्या रिलीज कर देती है, आपकी एंटीबॉडी रिलीज कर देती है। ठीक है, एंटीबॉडीज रिलीज हो जाएंगी, वो क्या करेंगे, आपको इंसुलिन को ही अपना दुश्मन मान लेंगे और इंसुलिन के लेवल को बॉडी में कम कर देंगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ये देखते हैं अपन चार्ट, फ्लो चार्ट के थ्रू, कि ये आपका क्या हो गया, स्टोमक, आपने खाना खाया, खाना आपके इसोफेगस से कहाँ गया, आपके स्टोमक के अंदर, और उसके बगल में क्या आपका पैनक्रियाज दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, स्टोमक में जो आपने फूड खाया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ग्लूकोज में। स्टोमक से फूड किस में कन्वर्ट होगा, आपके ग्लूकोज में। ग्लूकोज से ब्लड कहाँ जाएगा, आपका ग्लूकोज एंटर्स ब्लड स्ट्रीम, जो आपकी ब्लड की स्ट्रीम है वहाँ जाएगा, और वहाँ से किस में जाएगा, पैनक्रियाज में। पैन मतलब ब्लड स्ट्रीम में जैसे जाएगा तो पैनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करेगा, पैनक्रियाज प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन बट इट इज रेजिस्टेंस टू इफेक्टिव यूज। तो पैनक्रियाज ने क्या रिलीज कर दिया, अपना इंसुलिन रिलीज कर दिया, पैनक्रियाज ने अपना काम किया। ग्लूकोज इज अनेबल टू एंटर्स बॉडी इफेक्टिवली, बट आपकी बॉडी किसके लिए रेडी नहीं है, इंसुलिन के लिए रेडी नहीं है, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिवली वो शो नहीं कर पाएगा, और आपका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, यही सिम्टम्स होते हैं कि आपका क्या हो गया, यूरिन का हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, यानी कि यूरिन आपका जो ग्लूकोज के अंदर क्या बढ़ गया, हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो आपके यूरिन के थ्रू भी ग्लूकोज आने लगेगा। ठीक है, तो बार बार यूरिन लगेगा, पोलियूरिया होगा, पॉलीथ्रस्ट होगा, बार बार भूख लगेगी, पॉलीफेजिया होगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, आपकी स्किन फटने लगी, स्किन ट्रिगर हो जाएगा। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। अभी आपका डायग्राम में जैसे आपकी ब्लड वैसे आपकी क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स हैं। तो आप में इसमें कौन सी सेल्स होती हैं, सबसे पहले अल्फा सेल्स होती हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स, बीटा सेल्स, और आपकी एफ सेल्स होते हैं। ये देखिए आपकी अल्फा सेल, अल्फा सेल किसका सिक्रेशन करती है, आपका ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, किसका, ग्लूकागोन का। बीटा सेल्स किसका सिक्रेशन करती हैं, आपका इंसुलिन का। ये याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है आपके यहीं से कि बीटा सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, आपका इंसुलिन। अल्फा सेल क्या सिक्रेट करती है, आपका ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, आपका जो स्टोर ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में। लिख लेना इसके सामने, ग्लूकागोन का क्या काम होता है, आपका ग्लाइकोजन से, जो आपका स्टोर है ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट करती है, आपका ग्लूकोज। जब आप खाना नहीं खाते, फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, तो उस टाइम आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपके अल्फा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज करेंगी। ग्लूकागोन जो आपकी मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है एनर्जी, उसको निकालेगी और उससे क्या बनाएगी, आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको एनर्जी के तौर पे काम आएगा। जब आप ज़्यादा एक साथ ग्लूकोज खा लेते हैं तो उसको क्या करती है, बीटा सेल्स क्या करवाती है, इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन क्या करेगा, जो आपके ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, लिख देते हैं, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके ग्लाइकोजन में। ठीक है, और वो जाके आपके मसल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इंसुलिन का क्या काम होगा, ग्लूकोज टू
ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन का क्या काम होगा, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। डेल्टा सेल्स क्या काम करती हैं आपका, सोमेटोस्टेटिन यानी कि सप्रेस हार्मोन रिलीज करवाती हैं। डेल्टा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करवाती हैं, सोमेटोस्टेटिन, सप्रेस हार्मोन रिलीज करवाती हैं। और आपकी एफ सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करवाती हैं, पॉलीपेप्टाइड पैनक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखने हैं। अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स का क्या काम बताया आपको, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, जो आप फास्टिंग मोड में। दूसरी आपकी कौन सी सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाती हैं। फिर डेल्टा सेल्स क्या रिलीज करती है, सोमेटोस्टेटिन, इनिबिटरी हार्मोन होता है ये आपका। ठीक है, फिर उसके बाद एफ सेल्स क्या करवाती हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन रिलीज करवाती हैं। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में आपको बताया। टाइप फर्स्ट क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। क्या करता है इसमें आपका, इंसुलिन रिलीज, मतलब जो आपका जो इंसुलिन रिलीज होता है उसके खिलाफ आपकी बॉडी क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडी, यानी उसको एक तरह से एंटीजन समझ लिया जाता है और आपके इंसुलिन को ही ये डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। अब आता है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट में सबसे क्या दिया जाता है आपको, इंसुलिन दिया जाता है। ट्रीटमेंट में क्या यूज किया जाता है आपका, इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में क्या होता है, इंसुलिन एक आपका प्रोटीन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एम्स में कि इंसुलिन की नेचर क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटीन। ठीक है, उसमें ऑप्शन मिले थे आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो आप क्या बताएंगे, इसमें प्रोटीन होता है। इंसुलिन ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, यानी कि एक से ज़्यादा आपकी इसमें क्या होंगे, ठीक है, चैन होंगी, पॉलीपेप्टाइड कंपोज टू पॉलीपेप्टाइड चैन्स, ए चैन, बी चैन। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आता है इंसुलिन के बारे में। ठीक है, इसके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड का भी पूछा गया है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये याद, ये नोट कर लेना, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ए चैन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 21। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंसुलिन के बारे में क्या पूछा जाता है, एक तो कौन सी नेचर का होता है, प्रोटीन या सी नेचर होता है। दो पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, पॉलीपेप्टाइड चैन कौन सी बॉन्ड से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। चैन ए में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 21 अमीनो एसिड्स। चैन बी में कितने होते हैं, 30 अमीनो एसिड्स। टोटल कितने अमीनो एसिड हो गए आपके, 51। ये भी पूछा हुआ है कि कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है आपका, 51 अमीनो एसिड्स। ओके, ये याद रखना है। इंसुलिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, बीटा सेल से। ये अभी आपको पता है कहाँ से सिंथेसिस होता है, बीटा सेल से। क्या काम करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करेगा आपका, ग्लाइकोजन। ओके, समझ में आ गया कैसे कंट्रोल करता है। The hormone play the crucial role of the regulation of the blood sugar levels and it is essential for the metabolism of carbohydrate, fat, proteins. Okay, ये आपके इनको कंट्रोल करता है। कैसे करेगा, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में आता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आ गया, फैट ज़्यादा आ गया, प्रोटीन ज़्यादा हो गया, वो जैसे ब्रेक डाउन होकर किस में जाते हैं, आपके ग्लूकोज में जाते हैं, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहाँ, आपके मसल्स के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इंसुलिन सबसे इम्पोर्टेंट है। हर बार मैक्सिमम एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, दो चैन्स होती हैं, जैसे कि दो चैन बना देते हैं आपकी, ये दो चैन मान लीजिए, ऊपर वाली चैन ए, चैन बी, किससे जुड़ी हुई होती हैं आपको बताया जाए तो, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। कौन से बॉन्ड से, डाई सल्फाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से बॉन्ड से जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। किसकी बनी हुई होती है आपकी, सिस्टीन। कौन से अमीनो एसिड की बनी होती है आपकी, सिस्टीन अमीनो एसिड की बनी होती है। सिस्टीन अमीनो एसिड ए में 21, बी में 30 अमीनो एसिड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए में कितने हैं, 21, बी में कितने हैं, 30। किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। किसकी बनी हुई होती है, सिस्टीन की। ठीक है, आगे समझ में। आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए कि 1 mg, कितना mg, 1 mg इंसुलिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, 1 mg इंसुलिन में कितने आपके इंटरनेशनल यूनिट आती हैं, 28 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आपको लिखा जाए कि एक पेशेंट को कितना 1 mg डोज देनी है, तो उसमें कितने, अगर आपको उसमें यूनिट लिखी हुई हो, अगर आप जो प्रिपरेशन देंगे उसमें इंटरनेशनल यूनिट अगर लिखी हो, तो कैसे मानेंगे कितना mg हो गया। 1 mg में कितने इंटरनेशनल यूनिट होती हैं आपकी, 28 इंटरनेशनल यूनिट इंसुलिन होती है। क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ओके, उसके बाद आपका आता है कि इंसुलिन, ये क्वेश्चन भी एक बार एम्स में पूछा था कि इंसुलिन का टी हाफ, ये आपका नर्सिंग ऑफिसर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंसुलिन में टी हाफ कितना टाइम का होता है, 5 to 7 मिनट। ठीक है, जो नॉर्मल इंसुलिन होता है उसका टी हाफ कितना होता है, 5 to
7 मिनट। अब अगला आता है आपका इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंसुलिन काम कैसे करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंसुलिन का काम करने का तरीका क्या होता है कि ये आपके टायरोसिन जो प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन, टायरोसिन जो प्रोटीन होता है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को क्या करता है, ये आपका एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, वो एक्टिवेट होके क्या करेगा, जो आपका ग्लूकोज T4 यानी कि आपके जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, सेल के अंदर क्या जाने लग जाता है आपका ग्लूकोज, या सेल के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, आपकी सेल ग्लूकोज को लेने लग जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार, सबसे मैक्सिमम इंसुलिन का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है। इंसुलिन की टी हाफ पूछी जाती है, इंसुलिन का एमजी में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल यूनिट कितने होते हैं, इंसुलिन के ए और बी चैन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अभी तो इंसुलिन के बारे में बहुत क्वेश्चन आएंगे। इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नर्सिंग ऑफिसर में बहुत बार पूछा गया, आपके फार्मासिस्ट में, डीआई में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैकेनिज्म टायरोसिन प्रोटीन काइनेज कैसे काम करता है, जैसे ये आपकी सेल मान लो, ये आपकी सेल है, तो सेल के अंदर आपके रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें जब एक आज के काम का जो रिसेप्टर है वो कौन सा रिसेप्टर है, ग्लूकोज रिसेप्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन, GLU ग्लूकोज, टी से ट्रांसपोर्टर। इसमें आपके दो तरह के होते हैं, ग्लूकोज T2, ग्लूकोज T4। तो T4 क्या करता है, T4 से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपका कहाँ से जाता है, यानी कि बाहर से सेल के अंदर जाता है। ठीक है, यानी सेल बाहर का मतलब ब्लड स्ट्रीम से आपका सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाता है। तो ग्लूकोज T4 जो रिसेप्टर होता है, इससे ज़्यादा ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज T2 से कम जाता है, यानी कि ये ओके। तो ये क्या करते हैं, आपके इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। इंसुलिन किसको कर देता है, एक्टिवेट। जैसे ही ग्लूकोज को, इन रिसेप्टर्स को आपने एक्टिवेट करा, तो ग्लूकोज कहाँ जाने लग गया, सेल के अंदर। सेल के अंदर जैसे ही ग्लूकोज जाएगा तो सेल में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, जो आपको थकान से रहती है। ग्लूकोज जो आपके डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो थके हुए रहते हैं, जल्दी थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, क्योंकि उनकी सेल्स के अंदर क्या नहीं जा रहा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जाने स्टार्ट कर जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म एक्टिवेशन ऑफ टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्या काम करता है ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर जाके, ग्लूकोनियोजेनेसिस, कौन सा, इनिबिट, लिखते जाना, फर्स्ट मैकेनिज्म मतलब फर्स्ट काम। दूसरा क्या करता है आपका, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो इसमें आप लिख लीजिए, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या बनना, आपका ग्लूकोज का बनना। अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कहीं ग्लूकोज बन रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, यानी कि आपके प्रोटीन्स और फैट के ब्रेकडाउन को रोक देगा। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तीसरा क्या काम करता है आपका, ये अंदर जाके एमिनो एसिड्स से इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन लिया आपने, एमिनो एसिड इंसुलिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं, आपके प्रोटीन्स में। तो जिस पेशेंट के, आपको ये चीज़ें रटनी नहीं है, आपको ये चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो एमिनो एसिड क्या हो गया आपका, एमिनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन। किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन की कमी है तो उसमें क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन। किसी में प्रोटीन नहीं बनेगा, क्या होगा, उसकी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, वेस्टिंग बोलते हैं, मसल्स वेस्टिंग। ठीक है, तो कोई देखते हैं आप, जो शुगर का यानी डायबिटीज़ का पेशेंट हो, वो कमज़ोर होता चला जाता है, किस वजह से कमज़ोर होता है, तो ये आपको वजह पता चल गई। ठीक है, तो ये आपकी क्लासेस, ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। सक्सेस होना ये किस्मत की बात, मेहनत के साथ किस्मत की भी है, बट एक सक्सेस फार्मासिस्ट या सक्सेस नर्सिंग ऑफिसर या सक्सेस डीआई जो भी होते हैं, उनके लिए सबसे पहले नॉलेज गेन करने का काम होता है। तो सबसे पहले आपकी नॉलेज के लिए क्या होता है, इंसुलिन का क्या काम करेगा, अमीनो एसिड्स में प्रोटीन बनाता है। तो इंसुलिन की कमी अगर बॉडी में होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो आप कमज़ोर दिखेंगे। दूसरा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। चौथा में देखिए आप, उसमें क्या होता है, इनिबिट। इसका माइनस का मतलब है इनिबिट, कहीं प्लस लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है एक्टिवेशन। ओके, ये चीज़ें याद रखना जब भी आप क्लासेज में, नियमित फार्मा क्लासेज में, तो ये चीज़ें याद रखना। इनिबिट ग्लूकोजन सिंथेसिस। ग्लूकोजन सिंथेसिस का मतलब कि आपका, ग्लूकोजन सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन रोक देगा। ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोक देगा, कि इंसुलिन का तो हमने यही काम बताया था पहले।
तो इंसुलिन किस किस तरह से काम करेगा तो ये आपको पता चल गया। सबसे पहले क्या करेगा आपका, एक्टिवेट किसको कर देगा, प्रोटीन यानी कि टायरोसिन प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, जिससे आपके जो सेल्स के अंदर ये रिसेप्टर्स हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, यूटिलाइज होने लग जाएगा। दूसरा क्या बताया, इनिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो ये नियो है, नियो वर्ड, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट सोर्स के अलावा कोई नया सोर्स अगर आप यूज कर रहे हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन में, उसको रोक देगा। थर्ड क्या करेगा, आपके जो प्रोटीन है प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। फोर्थ क्या करेगा, ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोकेगा। ओके, इस तरह से आपका काम करता है ग्लूकोज, मतलब इंसुलिन आपका इस तरह से काम करता है। केमिकल रेगुलेशंस देखें तो कैसे कैसे केमिकल्स का होगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, सिंपल सा याद रखने के लिए, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है बॉडी में तो कौन सा हार्मोन बॉडी रिलीज करेगी, आपका इंसुलिन। ग्लूकोज को किस में बदल देगी, ग्लूकागोन में, ग्लूकागोन में, ठीक है, ग्लूकागोन में कन्वर्ट हो गया। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का जैसे मतलब आपकी बॉडी में जैसे ही ग्लूकोज की कमी आएगी, आपने फास्टिंग रखी है कुछ भी, तो क्या करेगी बॉडी, आपका हार्मोन रिलीज कर देगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी आपकी बॉडी, ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, आपका ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करके वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोजन से क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरह से आपका रेगुलेशन होता है। एक आपको डेल्टा सेल्स बताई थी, डेल्टा सेल्स क्या काम करती हैं आपकी बॉडी के अंदर, मैंने बताया था इनहिबिटरी सेल्स होती है। इनहिबिशन किसका करती हैं, आपके इंसुलिन में जो आपकी डेल्टा सेल्स थी उनमें क्या बताया मैंने, क्या रिलीज करती हैं, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। इसके साथ ही मैंने बताया कि इनहिबिटरी हार्मोन होता है, किसको इनहिबिट करता है, आपके इंसुलिन के सिक्रेशन को और आपके ग्लूकागोन के सिक्रेशन को रोकता है, ठीक है। जब भी दोनों का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा अगर इंसुलिन का सिक्रेशन होगा तो आपको बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया अगर ज़्यादा रिलीज होगा, हाइपोग्लाइसेमिया कम रिलीज होगा, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। इसी तरह से इसके साथ है। तो सोमेटोस्टेटिन का काम होता है इनके रेगुलेशन को कंट्रोल करना, ना ज़्यादा रिलीज हो ना कम रिलीज हो। ओके, वही आपका क्या करेंगे, जैसे आपका एक आपने देखा होगा सुना होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपका इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा। इंसुलिन का लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी के अंदर किसका लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या रिलीज होता है, आपका एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उसमें फाइट एंड फ्लाइट में आपको ग्लूकोज किसी से झगड़ा हो जाए तो आपके ब्रेन को, आपके हाथों को ज़्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या होता है, इंसुलिन का लेवल कम कर दिया जाता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, आपके इंसुलिन के लेवल को बढ़ा दिया जाता है। इसके लेवल को बढ़ा दिया जाता है, इंसुलिन के लेवल को बढ़ा दिया जाता है। इंसुलिन बढ़ेगा तो आपकी सेल्स के अंदर क्या स्टोर होने लग जाएगा, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन आप सेल्स के अंदर स्टोर होगा, यानी कि एनर्जी एक तरह से स्टोर होने लग जाएगी। ये चीज़ें आ गई समझ में। इसके बाद आता है आपकी प्रिपरेशन। हमने नॉर्मल इंसुलिन पढ़ा, ठीक है। नॉर्मल इंसुलिन अगर आप डायरेक्ट बॉडी में डालेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, नॉर्मल इंसुलिन से आपको क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, जैसे एलर्जी कर सकता है। तो इसके लिए अपनी कुछ प्रिपरेशंस आती हैं, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ प्रिपरेशंस देखी, अभी आपको नीचे लिख के बताता हूँ, नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में। तो यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो क्या होता है प्रिपरेशंस इंसुलिन के, लिख लीजिए प्रिपरेशंस। इंसुलिन किस किस सोर्स से आपका आता है। फर्स्ट होता है आपका एनिमल सोर्स से, एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में आपके दो तरह के इंसुलिन आते हैं, एक तो आपका बीफ इंसुलिन आता है, एक आपका पोर्क इंसुलिन आता है। बीफ इंसुलिन और पोर्क इंसुलिन ये कैसे बनाया जाता है, आपका जो आपके बीफ या पोर्क होता है इसका क्या लिया जाता है, आपका पैनक्रियाज लिया जाता है, उसकी बीटा सेल्स लिया जाता है, उससे आपका इंसुलिन निकाला जाता है और उसको आपके जो ह्यूमन है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। बट इसमें क्या होता है, अगर उससे एनिमल सोर्स से जो आपने इंसुलिन लिया उससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। इसके लिए एक दूसरा सोर्स क्या निकाला गया आपका लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया ह्यूमन इंसुलिन।
दूसरा कौन सा बनाया गया, ह्यूमन के ही इंसुलिन यानी बीटा सेल्स को ही डेवलप करके लैब में ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज की गई थी। ठीक है, इसमें जो आपका वेक्टर लिया गया था, ठीक है, एक तरह से वेक्टर, वो क्या लिया गया था आपका, ई कोलाई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए एज ए वेक्टर के तौर पे किसको लिया गया था, आपका ई कोलाई को लिया गया था। ठीक है, इसके अंदर आपकी कौन सी जो बीटा सेल्स वाला था, बीटा सेल्स को डाला गया और उसके अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को करवा के देखा गया। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के इंसुलिन बने आपका ह्यूमन इंसुलिन में। एक शॉर्ट एक्टिंग, नोट करते जाना ये सब चीज़ें, शॉर्ट एक्टिंग। जब भी आप इनको पढ़ें, ये कंप्लीट नोट्स आप साथ साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो शॉर्ट इंसुलिन कितने घंटे तक काम करता है, 6 से 8 घंटे तक की इसकी काम करता है। ये इसमें आपका रेगुलर इंसुलिन आता है, रेगुलर इंसुलिन आता है। ये किस रूट से दिया जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछा जाता है इंसुलिन का, सब क्यूटेनियस रूट। ठीक है, सब क्यूटेनियस न्यूज नॉर्मल कंडीशन में कौन से रूट से दिया जाता है यहाँ पे, सब क्यूटेनियस रूट। लेकिन किसी पेशेंट को अगर इमरजेंसी हो जाए, क्या हो जाए आपको, इमरजेंसी हो जाए किसी पेशेंट को, तो ये आपका आईवी रूट से या आईएम रूट से भी दिया जाता है। इमरजेंसी कंडीशन में आईवी रूट और आईएम रूट से, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कौन सी, सबक्यूटेनियस रूट से इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग एग्जांपल क्या आएगा आपका, रेगुलर इंसुलिन। दूसरा आता है आपका इंटरमीडिएट इंसुलिन। सेकंड आपका आता है इंटरमीडिएट इंसुलिन। ये इसका टी हाफ क्या होता है, 20 टू 24 आवर्स। कितना होगा आपका, 20 टू 24 आवर्स। अगला एक आपका होता है लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन। इसका होता है आपका 24 टू 36 आवर्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए पहले इंटरमीडिएट इंसुलिन का। इंसुलिन, इनको लिख लेना या याद कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से। ये आपको नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से टाइप का इंसुलिन है, इंटरमीडिएट है कि शॉर्ट एक्टिंग है, जो भी होगा वो आपको यहीं से देना है। ठीक है, तो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इसका एग्जांपल हो गया इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। ये आपका एग्जांपल होता है किसका, इंटरमीडिएट एक्टिंग का इंसुलिन का, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन। दूसरा आपका इसी का एग्जांपल आता है आपका इंसुलिन जिंक आइसोप्रीन। ये जहाँ भी आपको नाम दिखेंगे तो आप कौन सा इंसुलिन बताएंगे, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। आपका इसका लाइफ वो क्या होती है इसकी, 20 टू 24 आवर्स होती है। ठीक है, उसके बाद आपका लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन में आता है आपका इंसुलिन जिंक क्रिस्टलाइन। इंसुलिन जिंक वो था आपका इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, या इंसुलिन जिंक क्रिस्टलाइन। दूसरा आता है आपका इंसुलिन जिंक प्रोटाएमिन सस्पेंशन। मैं जैसे बता रहा हूँ, ये टॉपिक में से यानी कि डायबिटीज़ में से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली एग्जाम्स में आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक आधा एग्जाम बचा होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, वरना मोस्टली एग्जाम्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन के बारे में आपको जो बताया गया है, इसको एक भी जितना भी इन क्लासेज में आपको पढ़ाया जाएगा एक भी चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, एक को भी आपको मिस नहीं करना है, हमेशा याद रखना है। जो भी जितना भी इसमें लिखा जा रहा है आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स नहीं है तो नोट्स बनाइए, प्रॉपर पढ़िए। आपका डीआई के लिए, ये आपका फार्मासिस्ट के लिए, अभी राजस्थान में भी वैकेंसी आने वाले ड्रग इंस्पेक्टर के और फार्मासिस्ट के एग्जाम बेस पे, तो ये सब आप उनमें काम आने वाली चीज़ें हैं आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रॉपर या तो नोट्स बनाइए या आप वीडियो को आराम से स्लो करके पढ़ लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। आपका इसमें और एग्जांपल्स लिख लीजिए, ये प्रिपरेशंस होगी। इसमें आपके इंसुलिन में कौन कौन से इंसुलिन आते हैं लॉन्गर एक्टिंग में, और इंसुलिन ग्लार्जिन, GLARGIN। ठीक है, दूसरा आता है आपका, और इसके अलावा इंसुलिन DT। ठीक है,
और आते हैं आपके इंसुलिन डेक, ठीक है। ये सब इंसुलिन आपके इसके आते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशंस याद करनी है, एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जिनको भी फार्मासिस्ट या डीए बनना है तो उनको ये चीज़ें मिस नहीं करनी है। जो भी नर्सिंग वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग ऑफिसर्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इनको याद रखना चाहता है तो उनको कंप्लीट याद रखिए, ठीक है।